नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। हमारे देश में जो कुछ दिल्ली में चल रहा है और कुछ और घटनाएं भी साथ साथ घट रही हैं, इसलिए एक ऐसी बड़ी घटना की चर्चा इधर मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। हमारे किसी पड़ोसी देश में सैन्य तख्ता पलट हो जाए और वो बड़ी खबर ना बने या उस पर उस तरीके से चर्चा ना हो जैसी चर्चा एक्चुअल में होनी चाहिए, ये अपने आप में पूरा एक जो मीडिया का रुख है, जो तौर तरीका है, जो कार्यशैली है, उस पर भी एक प्रश्न खड़ा करती है। म्यांमार में एक बार फिर तख्ता पलट हुआ है। आंग सान सूची गिरफ्तार कर ली गई, हिरासत में ले ली गई। राष्ट्रपति के साथ भी यही हुआ और फिर से सेना के हाथ में वहां की सत्ता आ गई। एक साल के लिए वहां आपातकाल लागू किया गया है। भारत ने सधी हुई टिप्पणी की है और सधी हुई टिप्पणी करने के पीछे भारत की भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिका ने कहा है कि वहां चुनी हुई लोकप्रिय सरकार को बहाल किया जाए, नहीं तो हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन चीन, रूस, ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में एक साझा बयान तक पारित नहीं होने दिया, उसको भी टलवा दिया। म्यांमार का जो ये तख्ता पलट है, इसके पीछे का मेन मकसद क्या है, मजबूरी क्या है, इसके अलग अलग डायमेंशंस क्या हैं, चीन चाहता क्या है, या म्यांमार की सेना एक चुनी हुई सरकार को शासन क्यों नहीं करने दे रही है, और वहां जो ये घटना हुई है इसका भारत पर किस तरीके से असर पड़ेगा, ये सब ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए हमें दो विशेषज्ञों के पास चलना पड़ेगा। एक हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और 37 साल तक भारतीय सेना में महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत पूर्व मेजर जनरल अश्वनी सिवाच साहब, आपका स्वागत है। मेहरबानी। और दूसरे हैं हिंदुस्तान दिल्ली के स्थानीय संपादक रहे प्रमोद जोशी जी। जोशी जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मैं जनरल सिवाच के पास चलना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि यह तख्ता पलट हुआ क्यों है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, असली कहानी क्या है। और जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं कि चीन की इसमें भूमिका है, तो वो भी हमें समझाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि चीन की इस सब में आखिर क्या भूमिका है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। देखो, चीन का ही इम्प्रिंट है ये। जो भी कार्रवाई हुई है म्यांमार में, ये चीन के कहने पे हुई। देखो, चीन का इन्वॉल्वमेंट म्यांमार में बहुत ज्यादा है और आपको पता होना चाहिए जो चीन है एक प्रकार से कम जब से इंडिपेंडेंस हुआ है म्यांमार 1948 के बाद, उसका इन्वॉल्वमेंट हरदम रहा है। और देखो, जो भी है म्यांमार में ज्यादातर मिलिट्री रूल ही रहा है और मिलिट्री के जो कमांडर है उन्होंने रूल किया और डेमोक्रेसी बहुत थोड़े टाइम के लिए आई। और कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न पोर्शन है म्यांमार का, उसके अंदर आपके जो है एक्सट्रीमिस्ट ही का रूल रहा है। और किसी तरीके से जो सदर्न पोर्शन है आपका चाइना का और नदर पोर्शन है म्यांमार का, उसके अंदर भी ज्यादातर चीन का हस्तक्षेप रहा है। अभी हुआ क्या है कि अब जैसे में जिस प्रकार से रिलेशन अभी खराब हो रहे हैं भारत और चीन के, इसी प्रकार से चीन ने एक प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बढ़ा लिया है और अपना वहां पर जमावड़ा बना रहा है।
और इसी प्रकार से वो कहीं ना कहीं म्यांमार में भी अपना जमावड़ा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वहां पर उसने एक बनाया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी लाइन पे, जो कि यूनान प्रोविंस से होता हुआ और वो जाता है कुआ कप्पू पोर्ट पे, और वो उसके अंदर ऑयल फील्ड भी, ऑयल पाइपलाइन भी है, रेलवे लाइन भी बनेगी और रोड भी। ये कहीं ना कहीं यांग सांग सूची जो थी वो उसको नहीं बनवाना चाहती थी, मगर क्योंकि उनको भी ये मालूम था कि अगर ये बनता है तो उनकी हालात भी पाकिस्तान जैसी हो जाएगी कि वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाएंगे, कम से कम 30 से 40 बिलियन डॉलर का है और वो दे नहीं पाएंगे, और इसका कोई खास फायदा जो था म्यांमार को नहीं लग रहा था। तो उन्होंने मन बना लिया था कि इसको अभी हम इसको स्क्रैप करेंगे, और ये चीन कभी नहीं चाहता, क्योंकि चीन चाहता है कि अगर उसको इंडियन ओशन के सॉफ्ट वाटर में जाना है और अगर वहां से उसको मालूम है कि आने वाले समय में हो सकता है उसका जो कि एक बलक्का स्टेट को ब्लॉक किया जा सकता है, चोक किया जा सकता है 70-80 पे ट्रेड, तो उसके ऑल्टरनेटिव रूट दो ही हैं। एक तो सिंगजांग से होते हुए ग्वादार जो बनाया उसने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और एक ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो यूनान प्रोविंस से कुआकप्पू में जाएगा, जो कि एक प्रकार से बे ऑफ बंगाल में निकलेगा। तो ऐसे में इसको शक था कि हो सकता है कि आने वाले समय में यांग सांग सूची इसको स्क्रैप कर देगी, और ये चीन कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और चीन का पूरा होल्ड है म्यांमार की फौज पे। अगर आप इलेक्शन को भी देखें तो इलेक्शन टाइम भी एक प्रकार से जो पार्टी जो आर्मी जिसको बैक कर रही थी उसने बहुत अच्छा नहीं किया, और जो यांग सांग सूची की जो पार्टी थी उसने 2/3 मेजोरिटी ऑलमोस्ट ली है। तो ऐसे में जो इन्होंने मन बना लिया था कि अभी यांग सांग सूची को अभी निकालेंगे, क्योंकि चाइना 2-3 बातें हो रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो अगर आप देखो 1962 में जब भारत के साथ चीन का लड़ाई हुई थी, उस समय भी उसने 1961 के अंदर यहाँ पर मिलिट्री रूल लेके आया था। उससे क्या होता है कि दोनों तरफ, एक तो पाकिस्तान और एक तरफ म्यांमार जहां बॉर्डर है, जो बड़े देश हैं, वहां पर भी चाइना का एक प्रकार से दखल अंदाजी हो सकती है, उसका होल्ड हो सकता है। तो ऐसे में बहुत हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा कि आने वाले समय में कि जिस प्रकार से ये चीन की गतिविधियां हो रही हैं, इससे शक और सवाल पैदा होता है। दूसरा क्या है कि ये जो आपने बोला रोहिंग्या इशू है, वो रोहिंग्या इशू, ये इसमें कोई शक नहीं, जो 10 लाख के करीब रोहिंग्या जो मुसलमान हैं, वो जो पुराने ओरिजिन है बांग्लादेश की तरफ से, बंगाली मुसलमान जो वहां सेटल हैं जो आपके रखाइन प्रोविंस में, वो हुआ क्या है, उसको जो चले आए थे बांग्लादेश में और कॉक्स बाजार में उन्होंने शरण ले ली थी, इसके अंदर भी चीन ने उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला। चीन ने उसके ये नहीं बोला कि भाई ये आपकी जो आर्मी ने जो कार्रवाई की वो ह्यूमन राइट वायलेशन, इसमें चुप्पी साथ दे रहा है। और उसके बाद ऑन्ग सान सूची ने मिलिट्री का साथ दिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि इनडायरेक्टली जैसे पाकिस्तान के अंदर असली रूल मिलिट्री का है, जिसको हम डीप स्टेट बोलते हैं, और यहाँ तो 25% इनकी रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। तो इसी प्रकार ऑन्ग सान सूची जो कि एक ह्यूमन राइट के लिए चैंपियन मानी जाती है, जिसको एक प्रकार से नवाचा गया है आपके हर एक अवार्ड से, तो उसको वो भी उसने भी इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसको मालूम था कि अगर वो बोलेगी तो उसका दिन जो है काफी कम हो जाएगी। अब हुआ क्या है कि जो अभी कार्रवाई हुई है उसमें ऐसा लगता है कि चीन के कहने पे ये कार्रवाई की गई है और चीन की इसके ऊपर इम्प्रिंट है, और आने वाले समय में भारत इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इससे पहले जो आप जोशी साहब के पास जाओ मैं इसको बताता हूं। ये जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, तो ये जो है एक बार जो कि टेररिस्ट इन्फेस्टेड या मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया से आता है, तो चीन ने जो अराकान के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या मिलिटेंट ग्रुप हैं अराकान आर्मी, उससे भी काफी समझौता कर रखा है कि उसके जो ये बन रहा है इसके ऊपर कुछ ना कोई कार्रवाई करे और इसको सेफ पैसे दिया जाए। और इसके साथ साथ जो भारत ने भी एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा कलकत्ता से हम जाएंगे सीधा बाय शिप सितवे पोर्ट है, उससे फिर मल्टी मॉडल है जिससे फिर जाया जाएगा आपके एयर वाटरवे से और उसके बाद रोड से आइजॉल। वहां जो है
ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन रहा था, मगर इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई क्योंकि चीन जो है अराकान रेबल्स को पैसा देता है और अराकान रेबल जो है इस काम को नहीं होने दे रहे। तो यह भी आपको समझना पड़ेगा कि कहां ना कहां चीन की एक इन्वॉल्वमेंट है कि ये जो प्रोजेक्ट हमारा मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसको नहीं बनने दे रहे। और दूसरा जो एक रोड बना रहे हैं जो कि भारत से लेके म्यांमार, म्यांमार से थाईलैंड, जो ट्राइलैटरल है जो आगे जाके आपके इंडोनेशिया की तरफ भी जाएगी, तो उसके ऊपर भी बड़ी दखल अंदाजी कर रहा है अराकान रेबल। तो एक प्रकार से यह है कि जो चीन की इम्प्रिंट है इसमें, और चीन चाहता है कि दोनों तरफ से भारत को घेरा जाए, एक तो पाकिस्तान की तरफ से वेस्ट से और ईस्ट में म्यांमार में, और एक तरफ से ऐसा कहोगे कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है जिस प्रकार से भारत को घेरा जा रहा है, इसके अंदर म्यांमार का बहुत बड़ा महत्व है। हुआ कप्पू है, उसके बाद चिटागोंग जो पोर्ट आ जाता है आपका बांग्लादेश में, हमन टोटा आ जाता श्रीलंका में, फिर एक आइलैंड मालदीव का मिला है, जिबूटी आता ईस्ट अफ्रीका में, और ग्वादर आता पाकिस्तान में। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को इसके लिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, सोच समझ के चलना पड़ेगा। जोशी जी, जनरल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, जिसका चर्चा आपने अभी, जब हम लोग जुड़े थे तो आपने इसका चर्चा किया था। यहाँ पर सेनाओं का जिस तरीके का हस्तक्षेप है, वो जब चाहती हैं तब तख्ता पलट कर देती हैं, या उन्होंने कुछ इस तरह की शक्तियां अपने पास अर्जित करके रखी हुई हैं कि वो मनमानी करती ही रहती हैं और हावी रहती हैं। 2008 में म्यांमार की सेना ने ही वहां का संविधान बनाया था, और ये माना जाता है कि 3 जो व्यवस्थाएं उसने की थी। एक तो ये कि अगर किसी का पति या वो खुद विदेशी हो, विदेशी मूल का हो, उसके बच्चे हों, तो वो सर्वोच्च पद पर नहीं बैठ सकते। दूसरा ये कि संसद में 25% स्थान या 25% सदस्य सेना के होंगे। और तीसरा ये कि सेना गृह, रक्षा और सीमा, ये 3 विभाग अपने पास रखेगी। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सारा कुछ सेना ने अपने हाथ में ही रखा हुआ था और आंग सान सूची सिर्फ दिखाने के लिए वहां की नेता बनी हुई थी, लेकिन चूंकि आंग सान सू की वहां की इतनी लोकप्रिय नेता है, 20 साल पहले भी उन्होंने उनको हिरासत में रखा हुआ था, जेल में रखा हुआ था, तो इतनी लोकप्रिय थी कि 2015 में जब चुनाव हुए तो उनको पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन इसके बावजूद सेना की चूंकि दखलंदाजी है, पार्लियामेंट में भी 25% स्थान उसने अपने लिए रखे हुए हैं और अहम डिपार्टमेंट अपने हाथ में रखे हुए हैं। और एक जो ये अनुच्छेद 417 है, इसके तहत वो कभी भी कुछ कारणों को गिना करके आपातकाल लगा सकती है। और आपातकाल लगाने के जो 2 कारण उसने बताए हैं, एक तो कोरोना से नहीं निपट पाना, वहां 3100 लोगों की मौत हो चुकी है, और दूसरे तय समय पर नवंबर में चुनाव नहीं करा पाना। तो आपके गले के नीचे से उतरते हैं ये 2 कारण? नहीं, देखिए ये 2 कारण नहीं है, 2 कारण भी तो खैर गिनाए होंगे। पर एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा जो थोड़ा-सा अलग है, वो ये कि इसके पीछे चीन है या नहीं, ये अभी बड़ा विचारणीय विषय है। संभव ये भी है कि वहाँ की सेना चीन के खिलाफ हो, ये एक संभावना है और भारत के पक्ष में हो। क्योंकि यहाँ पर भारत के और चीन के दोनों के हित म्यांमार में टकराते हैं। खास तौर से भारत को जो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, म्यांमार से भी चीन चाहता है बंगाल की खाड़ी तक आना, या वस्तुतः आ ही गया है, और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी आना चाहते हैं। लेकिन इधर क्या हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों से न केवल म्यांमार में बल्कि पाकिस्तान में भी अब इस बात को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है कि चीन का जो ये परियोजना होती है ये हमें कर्जदार बना देती है। ये श्रीलंका में भी हुआ है और उसके जी। बाद अंततः हम उसके दबाव में आ जाएंगे।
तो ये अभी कई जगह की रिपोर्ट्स हैं इस तरह की कि म्यांमार की सेना के भीतर भी इस बात को लेकर के, और खास तौर से ये जो जनरल मिन ऑंग लाइंग जो हैं, जो इस वक्त वहाँ के प्रमुख हैं सेना के, उनको भारत के भी करीब माना जाता है। तो अभी ये निश्चय रूप से ये अभी मान लेना नहीं संभव होगा, और अगर होता भी तब भारत फिर सीधे इस समय ऐसा बयान जारी करता जो ऑंग सान सूची के पक्ष में होता। लेकिन भारत ने बहुत सावधानी से ऐसा कोई, भारत के और चीन के बयान लगभग मिलते जुलते हैं, लगभग एक जैसे हैं कि हम चाहते हैं कि वहाँ की जो संवैधानिक मशीनरी है उसके तहत वहाँ का एक हल निकले। हल जो भी निकलेगा वो तो खैर म्यांमार के देश में वहाँ के निवासी और वहाँ की सरकारें मिलकर के और राजनीतिक दल तय करेंगे। बेसिक बात ये भी है कि म्यांमार में, या जो आप अभी इंडोनेशिया की हम बात कर रहे थे, और इधर हमारे पाकिस्तान में सेना की एक राजनीतिक भूमिका है, शुरू से रही है। पाकिस्तान में तो थोड़ा देर से है, लेकिन म्यांमार और इंडोनेशिया में शुरू से रही है। और इसका कारण यह है कि म्यांमार में तो जो स्वतंत्रता की लड़ाई है वो वहाँ की सेना ही निकल करके, जनरल ऑंग सान जो थे सूची के फादर, उन्होंने उस लड़ाई का नेतृत्व किया था, और उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाया था, AFPFL, आर्म फोर्सेस पीपल्स फ्रीडम लीग। तो वो एक परंपरा है वहां पर। और ऑंग सान सूची चूंकि काफी लंबे समय तक बाहर भी रही, और उनके फादर की डेथ के बाद, जो काफी 60s में हो गई थी, तो उसके बाद एक लंबे समय तक वो कोई उनकी भूमिका नहीं रही। और जब वो लौट करके आई तो तख्त सेना के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया, और एक अपने, तो बात यह है कि वो सफल हैं या विफल हैं अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऑंग सान सूची इस दौरान, बावजूद इसके कि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई थी, 2015 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 2010 में नहीं लड़ा था, और उसके बाद इस नवंबर में जो हुआ है हाल में चुनाव, उसमें भी उन्होंने लड़ा। और सेना का ये कहना है, क्योंकि सेना समर्थक जो पार्टी है वहाँ की, जिसको कहते हैं यूनियन सॉलिडरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इनकी जो ऑंग सान सूची की पार्टी है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है, NLD, तो जो सेना समर्थक पार्टी है उसको कुल 44 सीट मिली और इनको 397 सीट मिली। तो बहुत बड़ा अंतर आ गया है। हालांकि सेना के पास 25% सीट्स केंद्रीय जो संसद की हैं दोनों हाउसेज में वो हैं, बल्कि सेना के पास जो प्रादेशिक जो संसद विधानसभाएं होती हैं उनमें 3/4 सीटें, एक तिहाई सीटें होती हैं उनके पास। तो सेना का रोल है, संवैधानिक रोल है। अब वो सही या गलत ये तो उनके देश का नियम है, लेकिन ये भी सही है कि संविधान सेना ने बनाया है। संविधान में सेना के पास इमरजेंसी इम्पोज करके सत्ता को हाथ में लेने की ताकत है। अब सवाल ये है कि सूची को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, राजनीतिक प्रक्रिया फिर से शुरू की जाए, एक असैनिक सरकार या सिविलियन गवर्नमेंट वहां पर कायम हो जो पब्लिक जनता द्वारा चुनी गई हो, तो इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। पर हमें ये ध्यान देना है कि 3 कारणों से भारत के लिए चीन, ये म्यांमार बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, हमारा जो बॉर्डर है उस पर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट जमा हैं जो हमारे देश के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। उसमें चीन भी हो सकता है, पाकिस्तान भी हो सकता है, और कई जगह से भी हो सकते हैं। और फिर कुछ हमारे वहां पर ऐसे आंदोलन चल रहे हैं जो कि जैसे मणिपुर के हैं या मिजोरम का भी, तो ऐसे आंदोलन हैं, नागालैंड के भी हैं। तो ऐसे आंदोलन हैं जो हमारे यहाँ अलगाववादी कार्यक्रम लेकर के चलते हैं। तो उनको रोकने में, कंट्रोल करने में हमें म्यांमार की सेना की मदद चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चीन को संतुलित बनाए रखने के लिए भी हमें म्यांमार की सेना और सरकार की मदद चाहिए। और तीसरा, हमारा जो एक कार्यक्रम है, जैसा जनरल साहब ने बताया, एक मीकोंग गंगा प्रोजेक्ट है, एक हमारा जो म्यांमार से होकर के थाईलैंड तक जाने वाला हाईवे है, और एक सिटवे का जो डीप वाटर जो पोर्ट का काम है। ये ऐसी परियोजनाएं हैं। हमारी जो पॉलिसी है ना हमारी सरकार की, जिसको हम पहले लुक ईस्ट पॉलिसी कहते थे, जो अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें म्यांमार सबसे महत्वपूर्ण देश है।
और वो संयोग है कि इस वक्त म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया में आता है, अन्यथा म्यांमार को दक्षिण एशिया का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आज से नहीं, भारत में स्वतंत्रता के पहले से म्यांमार या बर्मा, जहां पर हमारे लोग रंगून में जाया करते थे, रहते थे भारत के लोग, और भारत का रंगून के साथ मेरे पिया गए रंगून, आपने गाना सुना होगा। तो रंगून हमारे देश का एक देश के साथ जुड़ा हुआ एक पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है, और वैसे भी धार्मिक, बौद्ध धार्मिक होने के नाते और अन्य कारणों से भी वो हमारा एक बड़ा निकटवर्ती देश है। तो चिंता की बात हमारे लिए फिलहाल ये है कि अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता हमारे लिए अच्छी नहीं है। दूसरे ये जो अभी कोरोना का या महामारी का जो इस समय दौर चल रहा है, इसमें खतरा इस बात का है कि जो सरकार वहाँ पाबंदियां लगाएगी, वहाँ पर जो अस्थिरता आएगी, जो बैंकों के, आप जानते हैं कि पेमेंट्स करने में, संस्थाओं को रोकने में, इसके कारण कई प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि वहाँ का जीवन सामान्य रहे, वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, कोरोना का विस्तार ना होने पाए, और साथ में रोहिंग्या वगैरह की जो ये समस्याएं हैं ये भी ना बढ़ने पाए। इसलिए भारत सरकार ने बहुत साध करके, बहुत संतुलित तरीके से एक प्रतिक्रिया दी है। बाकी आप जानते हैं कि जो बातें मौखिक रूप से या लिखित रूप से नहीं कही जाती, वो एक बैकरूम, जो एक बैकडोर जो एक चलता है, वो चलता रहेगा, और वो बातें हमारी कहीं ना कहीं होंगी। पर हम ये नहीं मान सकते कि चीन का इतना, बल्कि चीन से म्यांमार को खतरा है। इन्हीं जनरल ने, जो अभी वहां के सेनाध्यक्ष हैं, एक हफ्ते पहले एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अराकान वाला एरिया जनरल साहब बता रहे हैं, इस एरिया में चीन विद्रोहियों की मदद कर रहा है और उनको हथियार भी दे रहा है। तो ये बात वहां की सेना के प्रमुख ने औपचारिक रूप से एक बयान में कही है। तो इसका एक मतलब है कि कहीं पर कुछ और बातें भी हैं। दूसरे, बर्मा, म्यांमार, ये जो चीन म्यांमार कॉरिडोर को लेकर के अब चिंता व्यक्त कर रहा है और उससे हाथ खींचना चाहता है। तो और चीन चाहता है कि अपनी पूरी शर्तें म्यांमार से मनवाए। तो ये एक प्रकार का अभी एक एक प्रकार की टसल और टकराव, और उसके खासतौर से चूंकि दक्षिण चीन का वो एरिया है और वो बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है चीन का, चीन की बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कभी अगर, और खासतौर से आपको मैं बताऊं, भारतीय सेना का, भारत ने पनडुब्बी दी है चीन को, म्यांमार को, और भारतीय, अभी ये बात भी चल रही है कि जो एयरफोर्स वगैरह के लिए हवाई जहाज नए खरीदने म्यांमार की योजना है, तो उसमें हमारे तेजस की भी एक भूमिका हो सकती है कभी। तो ये आप समझिए कि इतना भारत चीन को संतुलित करने का पूरा प्रयास म्यांमार में करेगा, और उसमें हमें अमेरिका से भी मदद चाहिए, जापान से भी मदद चाहिए। तो अमेरिका ने तो कड़ा बयान दिया है, लेकिन जापान ने भी लगभग वैसा ही बयान दिया है जैसा भारत ने दिया है। और भारत और जापान की, मैंने इसके पहले भी कभी चर्चाओं में बताया है कि भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मिलकर के न केवल डिफेंस का क्वाड बना रहे हैं, बल्कि जैसे हाईवेज और जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं चीन की हैं, ऐसी हमारी भी योजनाएं इन देशों के साथ मिलकर के हैं। तो ये अभी एक मुकाबला चीन के साथ भी है, और हम समझते हैं कि म्यांमार की जो स्थिरता है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें प्रमोद जोशी जी आपने बताई हैं। जनरल साहब, अगले सवाल पर आने से पहले, आज भास्कर में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का एक लेख छपा है, उसमें कुछ चीजें कही गई हैं, मैं इनको थोड़ा सा उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सवाल ये है कि फौज के इस तख्ता पलट के पीछे असली कारण क्या है। पहला कारण तो ये है कि सू की सरकार और फौज के बीच लगातार भयंकर तनाव रहा है। फौज को डर था कि प्रचंड बहुमत पाने के बाद सूची संविधान बदल देगी और फौज निस्तेज हो जाएगी। दूसरा, फौज की शंका इसलिए भी बढ़ी कि जो म्यांमार फौज चीन के साथ गठजोड़ के आधार पर इतरा रही थी, उसने महसूस किया कि सूची की अब चीन के साथ पींगे बढ़ा रही हैं ताकि वो फौज को कोने में सरका सके। तीसरा,
रोहिंग्या मुसलमानों को मारकर भगाने वाली फौज के लिए एक बड़ा धक्का ये था कि सूची ने रोहिंग्या मुसलमानों की पिटाई का जमकर समर्थन करके अपने आप को म्यांमार की जनता में फौज से भी अधिक शक्तिशाली बना लिया था। चौथा कारण ये दिखता है कि म्यांमार फौज के वर्तमान सेनापति मिग ऑन एलांग 3 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वे स्वयं राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ये लक्ष्य चुनाव के द्वारा नहीं, तख्ता पलट से ही संभव है। तो वेद प्रताप वैदिक के जो ये 4 कारण हैं, इनसे आप कितना सहमत हैं? हाँ बिल्कुल चौधरी साहब, देखो जो जोशी साहब ने बताया, देखो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मगर इसके 2-3 और पहलू भी हैं। बिल्कुल ठीक बोला जैसे वैदिक साहब ने बोला। अभी सच्चाई ये भी है कि जो रीजन इन्होंने ऑफिशियली दिए हैं, वो जो 2 मेन कारण है कि जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर रिगिंग हुई है, और दूसरा है कोविड-19 को वो नहीं काबू में कर पाए। मगर ये दोनों के दोनों कोई बड़े रीजन नजर नहीं आ रहे कि आप एक प्रकार तख्ता बदल दो। और दूसरी बात यह है, सच्चाई है, ऑंग सान सू की स्टेट काउंसलर थी, वो डायरेक्ट रूल नहीं कर सकती थी, जैसे आपने बताया उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके कारण वो एक प्रकार से क्वालिफाई नहीं होती थी, मगर रूल उनका ही था। मगर 2-3 बातें हैं जो कि हमें काफी चिंता का विषय है भारत के लिए। ये भी मालूम है कि कई टाइम तक मिलिट्री रूल रहा था म्यांमार में, और भारत ने डेमोक्रेसी होते हुए उसको साथ नहीं दिया था, और हम उसकी एक प्रकार से क्रिटिसाइज करते रहे, और ये कम से कम 15-20 साल चला, और उसका नुकसान भारत को बहुत ज्यादा हुआ था। और हुआ क्या था कि जो हमारे ये मिलिटेंट ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, एनएससीएन, उल्फा, और जो एनएससीएन खफलांग और आईएम, और किसी हद तक जो मणिपुर के मिलिटेंट थे, वो सारे के सारे इस इलाके के अंदर ही जमावड़ा था, और वो वहां से चीन जाते थे। और उसके बाद जो हुआ क्या कि म्यांमार की जो मिलिट्री रूल था, उसका रिलेशन चीन के साथ तो रहा, भारत के साथ नहीं था। मगर 1990 के बाद हमने सच्चाई को देखा कि आप ग्राउंड सिचुएशन समझे, रियलिटी को देखें कि म्यांमार के अंदर जो भी होगा रूलर, आपने उसके साथ संबंध बनाने हैं। और हमने जी। किया जो इस सेंचुरी के एंड से पहले, जो पुरानी सेंचुरी के एंड से पहले 2000 से पहले, हमने इस चीज को रियलाइज किया कि यूं तो वहां पर मिलिट्री रूलर है, मगर भारत के अपने हित के लिए उनके अपने साथ रिलेशन करने पड़ेंगे। और ये कम से कम 20 साल से भारत के और म्यांमार की आर्मी के रिलेशन बहुत अच्छे हुए। और उससे क्या हुआ कि अभी तक ऐसे हो गए, जैसे जोशी साहब भी बताने की कोशिश कर रहे थे, कि आज हमने सबमरीन दिए हैं, हमारे कहीं ना कहीं बॉफर, ये आपकी जो बरमोस मिसाइल की भी बात चल रही है, हमने पैकेज साइन किया। अगर आप देखो, हमारे जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां गए थे, उसके साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी जो साथ गए थे, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कराएंगे उनके ऑफिसर को, उनके मैन को, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन होगा मिलिट्री टू मिलिट्री। इसमें कोई शक और सवाल नहीं, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन भारत के बढ़ रहे थे, और म्यांमार गवर्नमेंट और भारत के भी बहुत बढ़ रहे थे। जिस प्रकार से एक प्रकार ट्राइलेटरल हाईवे है, सिटवे जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, और उसके बाद भारत काफी हद तक मदद दे रहा था। मगर ये भी सच्चाई है कि जो म्यांमार की आर्मी है, वो कहीं ना कहीं चीन के प्रेशर में आई है। ये सच्चाई है। जो अराकान रेबल्स हैं, ये एक पावरफुल हैं, इनको चीन पैसा देता है, और चीन ने अपना जो ये कॉरिडोर है, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसको जिस प्रकार से एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, 62 बिलियन का, ये $30 बिलियन के करीब है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ऑंग सान सू की इस पे क्वेश्चन मार्क कर रही थी, क्योंकि उसको मालूम है कि ये म्यांमार के लिए हित में नहीं है, ये डेब्ट ट्रैप में आ जाएंगे और पैसा वापस नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऑंग सान सू की ने मन बना लिया था, इसको स्क्रैप तो नहीं कर सकती थी, मगर इसको टोन डाउन करना, तो यह भी कहीं ना कहीं चीन को पसंद नहीं था। तो जो चीन का प्रेशर म्यांमार की आर्मी पे है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। मगर भारत ने क्यों नहीं बोला? भारत के 2 वजह है। भारत ने समझा है कि जिस प्रकार से पहले हमने बोला था और हमें नुकसान हुआ था, आर्मी टू आर्मी, अभी रूल तो आर्मी का है। अगर हम
जो रूलर है उससे बातचीत नहीं करेंगे तो भारत को नुकसान होगा, क्योंकि म्यांमार तो भारत का पड़ोसी है और मिलिटेंट ग्रुप्स वहां हैं। तो आज की तारीख में अगर आपको देखो, सर्जिकल स्ट्राइक जो हुए थे मणिपुर से निकल के, वो भी इसी गवर्नमेंट ने दिए थे, मतलब कि जो आर्मी ने। तो ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन खराब हो, क्योंकि हो सकता है एक साल में इलेक्शन ना हो। तो म्यांमार तो ये ऐसा तो होना कोई सरप्राइज तो है नहीं, पहले भी मिलिट्री आती रही है, एक साल भी नहीं आए, कम से कम 5 साल करे। तो ऐसे में हमें रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, इसीलिए भारत ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी जिस प्रकार से अमेरिका ने दी। अमेरिका तो जी पड़ोसी है नहीं, उसने डेमोक्रेसी बोला कि नहीं तो इसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे, मगर भारत ने सोच समझ के दिए हैं, वो इसकी वजह यही है। मगर ये नहीं है कि भारत इससे खुश है कि जो ऑंग सान सू की स्टेट काउंसलर थी, जिस प्रकार से उनको बंदी बना लिया, क्योंकि वो भी एक प्रकार से भारत के बड़े नजदीक थी, जिस प्रकार से शेख हसीना है। तो भारत चाहता था वो रहे, मगर अब जैसे सिचुएशन पलटा बदला है म्यांमार में, तो भारत चाहेगा रियलिस्टिक होना। भारत चाहेगा अगर जो भी रूलर है अभी उससे रिलेशन बनाए रखना, क्योंकि हमारे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन के कारण, क्योंकि अगर म्यांमार चीन के पूरे झोली में चला जाता है और ये कॉरिडोर बनता है, तो वो भारत के हित में नहीं होगा। तो ऐसे में चाहे म्यांमार में मिलिट्री रूल हो या ऑंग सान सू की हो, भारत को रिलेशन उस गवर्नमेंट से रखना पड़ेगा। और ये जो आपने बोला था अराकान में जिस प्रकार से ये रोहिंग्या 10 लाख आए हैं, भारत चाहता बांग्लादेश के साथ मिलके किसी तरीके से जल्दी रखाइन प्रोविंस में जाए म्यांमार में। और वो उसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिक्योरिटी रीजन। भारत ने मदद भी दी है वहां पर रखाइन प्रोविंस में इनके घर वगैरह बनाने में, क्योंकि रोहिंग्या एक सिक्योरिटी रिस्क है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने आइलैंड बनाया है और वहां पर 4 धाम पे उनको ले जाके बसाया है, अभी भी रिपोर्टें आती हैं कि काफी रोहिंग्या जो है इन्फिल्ट्रेट करके भारत की तरफ अंदर आए हैं और उसको आईएसआई इस्तेमाल कर सकती है, वो रेडिकलाइज करके भेज दी। तो भारत चाहता है कि जितनी से जल्दी ये जो 10 लाख रोहिंग्या आए हैं ये वापस म्यांमार में जाए, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए सिक्योरिटी रिस्क नहीं, भारत के लिए भी है। तो भारत चाहेगा। तो मैं यही समझने की बात है, इसमें सच्चाई है कि अभी इतना कहना शायद मुश्किल होगा कि क्या चीन का ही हाथ है, मगर इशारे चीन की तरफ है। हर चीज में ऐसा लगता है फायदा चीन को है, और ऐसे में भारत को बड़ा फूक फूक के चलना पड़ेगा। भारत कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता जो कि मिलिट्री रूलर के अगेंस्ट हो, क्योंकि आज तख्ता मिलिट्री रूलर के पास है। एक साल तक इमरजेंसी हो सकता है ना इलेक्शन कराएं, जिस प्रकार से होता रहा है। तो ऐसे में भारत को फूक फूक के चलना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो भारत की डिप्लोमेसी है और जिस प्रकार से भारत ने स्टेटमेंट दी है, नाप तोल के दी है, और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि डेमोक्रेसी हो, मगर क्या होगी या नहीं होगी ये तो म्यांमार की गवर्नमेंट और म्यांमार की पब्लिक और म्यांमार की आर्मी डिसाइड करेगी। जी श्रीवास्तव। जोशी जी, एक सवाल और है। ये सूचना मिल रही है कि यंगून की सड़कों पर पहली बार तख्ता पलट का विरोध हुआ है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, व्हीकल्स के हॉर्न बजा रहे हैं। इसके अलावा जो मेडिकल स्टाफ है वो हड़ताल की धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि हम सैन्य शासन के आदेशों को नहीं मानेंगे। कोरोना जैसे काल में इस तरह की हरकत करना किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है। एक और मसला है जिसका जिक्र अभी जनरल साहब ने किया है, जो रोहिंग्याओं की वापसी का प्रश्न है। मानवीय आधार पर भी और दूसरे एथिकली भी वो म्यांमार से ही विस्थापित होकर के बांग्लादेश या दूसरे देशों में गए हैं, और उसके भी हम और आप सब रीजन जानते हैं। 2017 में उग्रवाद को खत्म करने के नाम पर जिस तरीके से वहाँ सामूहिक हत्याएं हुई, सामूहिक दुष्कर्म हुए, तमाम तरह के अत्याचार इन लोगों पर किए गए। और सेना का जो रवैया है वो तो था ही, लेकिन आंग सान सू की का भी रवैया इनके प्रति कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। तो जो बदले हुए हालात हैं, इनमें रोहिंग्याओं के लिए क्या और ज्यादा मुश्किल होने वाली है वापसी के सवाल को अगर हम देखें? देखिए, एक तो ये कि जो 1 साल का जो आपातकाल लगाया है सेना ने,
ये बढ़ भी सकता है, क्योंकि इसके पहले भी म्यांमार में इस तरीके से टाइम बढ़ता रहा है। अब देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सेना ने क्यों ये कदम उठाया। तो एक बात तो ये समझ में आती है कि ऑन्ग सान सूची की पार्टी फिर से काफी ताकतवर होकर के आई थी और सेना को लगता था कि ये हमारे महत्व को कम करेंगी। हालांकि पिछले 5 साल में वो संविधान संशोधन नहीं करा पाई जो आर्टिकल 59F है वहां का, वो उनको कराना चाहिए था, उसकी कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन ऑन्ग सान सूची वो नहीं करा पाई या नहीं करने का उन्होंने प्रयास किया। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको स्टेट काउंसलर ही सही, सब जानते हैं कि वही सबसे बड़ी नेता है, चाहे ये पद हो या वो पद हो। एक वहां पर नाम के राष्ट्रपति भी हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन्ग सान सूची के उसमें। लेकिन जो एक बात आपने अभी वैदिक जी वाले लेख का जिक्र किया, ऑन्ग सान सूची ने भी चीन के साथ अच्छे रिश्ते बनाने का प्रयास किया इस बीच, ये भी एक सही है। सच्चाई है। तो मतलब ये भी एक बात है। अब इसका तो अर्थ तो हम नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा हम नहीं जानते इतना, लेकिन ये भी एक सच है। और दूसरा ये कि म्यांमार में इस बार ऐसा महसूस किया जा रहा है कि चीन एक हमारे लिए समस्या हो सकती है। चीन को लेकर के तीसरे, ऑन्ग सान सूची का अपने देश में भले ही कितना ही महत्व हो, हालांकि चुनाव में कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी हुई होगी ऐसा नहीं लगता, संभव है थोड़ा बहुत हुआ हो क्योंकि ऑन्ग सान सूची भी अपना अधिकार बढ़ा रही है, लेकिन ऑन्ग सान सूची का अंतरराष्ट्रीय कद छोटा हुआ है। उनको जब वो जेल में थी तब नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति पुरस्कार, लेकिन आज ये जो रोहिंग्या वाले मसले में उन्होंने सेना का सपोर्ट करके या जो भी उनको रोहिंग्या के साथ जो कुछ हुआ उसका समर्थन करके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा उनको, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार के खिलाफ रिपोर्ट दी है। तो ये जिसमें कि ऑन्ग सान सूची की बात को उन्होंने नहीं सुना, और आज अमेरिका भी या और बहुत तमाम देश भी। लेकिन कुल मिलाकर के ऑन्ग सान सूची का महत्व की बात नहीं है, म्यांमार के महत्व की बात है। म्यांमार एक बड़े ऐसे इलाके में है जहां की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। हमने एक बार पहले भी बात की है कि जो ये मलक्का की खाड़ी का जो छोटा सा नैरो रास्ता है, ये चीन के लिए दिक्कत पैदा करता है, तो चीन ने एक दूसरा रास्ता ये वाला भी खोजा है जो म्यांमार से होकर के आता है। ये भी एक रास्ता बनाया जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर का रास्ता है। तो ये चीन की योजना का एक हिस्सा है, और इस बात को भारत समेत जो दूसरे देश हैं उसको समझ रहे हैं, और भारत इतने कमजोर स्थिति में आज वैसे नहीं है। दूसरे, ये बात भी जनरल साहब ने बिल्कुल सही कही कि हमने एक लंबे अरसे तक म्यांमार की सेना के साथ रिश्ते खराब करके और वहां की ऑन्ग सान सूची का सपोर्ट करके और लोकतांत्रिक बातें करके हम सैद्धांतिक बातें तो करी हमने, लेकिन व्यावहारिक रूप से अपने लिए एक ऐसा एरिया छोड़ दिया था जहां चीन का प्रभाव बढ़ता चला गया। सवाल ये होता है कि म्यांमार चीन को पसंद करेगा या नहीं करेगा, अल्टीमेटली वो उन्हें अपने हित देखने हैं, म्यांमार को भी, वहां की सेना को भी या चीन को भी। तो हमें भी अपने हित देखने हैं, हम किस प्रकार से उन हितों को पूरा कर पाएंगे, हमारे पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस कितनी हैं, हम कितने तरीके से चीन को घेर पाएंगे, ये इसकी परीक्षा है। तो अभी हमें कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। बाकी जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ अस्पतालों में, वहाँ की सेवाओं में कुछ विरोध हो रहा है, तो विरोध ऐसे जब आंदोलन खड़े होते हैं, जब ऐसी चीजें होती हैं तो विरोध भी होता है, मतलब जनता खड़ी होगी, आंदोलन भी होंगे, कुछ ना कुछ नारेबाजी भी होगी। हाँ, ये है कि ये जो हॉस्पिटल्स का आपने जिक्र किया, ये चिंता की बात, कोरोना की वजह से कोविड समय पब्लिक को जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की, वैक्सीनेशन की, तो उम्मीद है कि वो चीजें अगले, क्योंकि अभी ये 3 तारीख को ये हुआ है, 3 तारीख को नई पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना था। अगर ये सेशन शुरू हो जाता तो पता नहीं आगे क्या होता। तो सेना ने फिलहाल उस सेशन को रोकने के लिए, अन्यथा ये कार्रवाई नहीं हुई होती, पर चूंकि नए संसद का सेशन शुरू होने जा रहा था 3 फरवरी से, अगर इसको शुरुआत से ही वो बन जाती तो पता नहीं आगे का क्या होता। तो फिलहाल सेना ने इस चुनाव में जो उसकी पार्टी को, वो सेना की पार्टी है जो हारी है, वो जो उसमें ज्यादातर सब सेना के ही पुराने लोग हैं, तो
उन्होंने एक रास्ता निकाला है अपनी बचत का। आगे क्या करेंगे, किस रूप में होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये सब आपस में बड़ी दुश्मनियां इस तरीके की हों। अल्टीमेटली ऑंग सान सूची को भी और वहाँ के जनरल लियांग को भी ये देखना है कि देश का हित किस बात में है, चीन के साथ है कि भारत के साथ है। हमें भी इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चीजों को कहने की हम तो स्थिति में नहीं है। उम्मीद करें कि बेहतर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जोशी जी आपने भी कही हैं और जनरल श्रीवास साहब ने भी कही हैं। मैं चौधरी साहब इसमें एक जी जी पॉइंट, जी हाँ, जो जोशी साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट बताया, जो आप बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या ये रोहिंग्या के जाने में अभी देरी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। देखो, जो म्यांमार की आर्मी है वो उसने मन बनाया था, वो रोहिंग्या को वापस नहीं चाहते, मगर ऑंग सान सूची क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थी, बहुत प्रेशर था। और आप, ये भी सच्चाई है, इसको नोबेल प्राइज मिला था कि ह्यूमन राइट के चैंपियन थी, जिस प्रकार से ये मिलिट्री रूलर के साथ लड़ती रही। मगर जब इसको रूल मिल गया, अब इसके पास चारा क्या था? क्या ये अपनी मिलिट्री के अगेंस्ट बोलती? क्या रोहिंग्या बिल्कुल ही दूध के धोए हुए हैं? जिस प्रकार से रोहिंग्या की आर्मी थी, जो रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी, जिस प्रकार से उन्होंने एक प्रकार से कार्रवाई की, किस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस को मार गिराया था 15 से 20, जब ये बात स्टार्ट हुई। तो दोनों पार्टियां हैं, ये भी नहीं है। तो ऐसे में यूं तो सभी कहेंगे कि जो ऑंग सान सूची जो मिलिट्री रूलर से लड़ी थी, आज उन्होंने रोहिंग्या के साथ क्या किया। मगर रोहिंग्या वाला इश्यू इतना साफ सुथरा नहीं है, क्योंकि रोहिंग्या के अंदर भी कुछ ऐसे तत्व थे जिनका आईएसआई इस्तेमाल करा था और उन्होंने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट कार्रवाई की। मगर यह भी सच्चाई है कि अभी जो है म्यांमार की फौज वो नहीं चाहती रोहिंग्या को वापस, मगर प्रेशर था ऑंग सान सूची पे, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड लीडर थी, तो वो इस बात को कुछ कर नहीं सकते थे। तो मगर ये अलग है, रोहिंग्या वापस नहीं जाना चाहते, रोहिंग्या वहां वापस जाने की हिम्मत नहीं करना चाहते। तो ये सच्चाई है कि जो ऑंग सान सूची बहुत पॉपुलर हो गई थी म्यांमार में, अनपॉपुलर हो गई थी वर्ल्ड में, जिस प्रकार से उन्हें रोहिंग्या के लिए एक प्रकार से अपना एटीट्यूड दिया और उन्होंने बिल्कुल खुल के साथ दिया अपनी आर्मी का और बताया कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुई। मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। अगर उसको अपनी गवर्नमेंट को बताना है और सरवाइव करना है, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट ये था, ये भी सोचने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो चैंपियन थी, मगर ऐसे में म्यांमार का नेशनल इंटरेस्ट क्या था। और जो रोहिंग्या थे वो इतना एक साफ सुथरा केस नहीं था, दोनों पहलुओं में प्रॉब्लम थी। तो ये सच्चाई है। मगर ये है सच कि अभी रोहिंग्या का वापस जाना काफी टाइम लग सकता है और ये एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसके अंदर भारत को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा और भारत को अभी फूंक फूंक के चलना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा कोई कार्रवाई ना करें। हो सकता है ये मिलिट्री रूल जो है 1 साल में खत्म हो जाए और हो सकता ना खत्म हो। तो हमें दोनों पक्ष को लेकर चलना चाहिए। अगर 1 साल में खत्म होता है तब भी ठीक है, अगर नहीं होता तो हम मिलिट्री रूलर के साथ जिस प्रकार से पहले संबंध बनाए हुए थे, मिलिट्री टू मिलिट्री, और उनके साथ खोल करके, क्योंकि भारत का हित इसी में है कि म्यांमार के साथ भारत के रिलेशन अच्छे रहें जैसे हो रहे थे। क्योंकि चीन चाहेगा कि म्यांमार का इस्तेमाल करना, यूनान से लेके जो अभी कुआ कप्पू तक ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो एक फ्रंट जो जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसी प्रकार से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जाता है अरेबियन सी में, एक जाता है बे ऑफ बंगाल में। तो ऐसे में चीन जो है वो पूरी कोशिश करेगा इसको बनाए, और इसके ऊपर बनाने पे भारत का क्या इम्पैक्ट होने वाला है और वो आराकान को क्या प्रेशर डालेगा, भारत के जो 7वें प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल, ये टाइम ही बताएगा और सोच समझ के चलना है। मगर अभी तक जो भारत ने मेजर दिखाए हैं वो बड़े सोच समझ के दिखाए हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो कि किसी का पक्ष ले। और ये भी मैं समझता हूं जो चीन का एंगल है, मेरे हिसाब से चीन का ही प्रिंट है इसमें, मगर आने वाले टाइम में ये खुल के बात आएगी। मगर मुझे ऐसा लगता है जिस प्रकार से सिचुएशन बिल्डअप हुई है कि जो म्यांमार की आर्मी है वो अभी भी चीन की आर्मी के प्रेशर में रहती है, उसका प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल AK श्रीवास साहब और जाने माने पत्रकार प्रमोद जोशी जी। आप जुड़े और म्यांमार के जितने भी डायमेंशंस हैं
उन पर आप लोगों ने रोशनी डाली। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से म्यांमार की जो हाल की घटना है, जो तख्ता पलट है, उसके कारणों के बारे में और जो भारतीय पक्ष है उसके बारे में भी बहुत सधी हुई और गहन जानकारी जरूर मिली होगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।